welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 13 of the Hindu Marriage Act 1955 which deals with divorce. Guys, as you all know, हम divorce के concept को discuss कर रहे हैं. So this is my 5th video on divorce. Guys, basically पहली 4 videos में हमने ये discuss किया है. सबसे पहले we discuss theories of divorce. So guys, if you are here in this video और आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहली वीडियो on divorce which deals with theories of divorce, उसको ज़रूर देखना guys, because वो एक ऐसी वीडियो थी which will form an insight into what we are going to study in the entire section 13. उसके कुछ रेफरेंस मैं आपको अभी इस वीडियो में भी दूंगी. उसके बाद गाइज हमने पहला फॉल्ट ग्राउंड डिस्कस किया इन माय अनदर वीडियो ऑन एडल्ट्री, देन क्रुएलिटी एंड डिसर्शन. सो ये 3 फॉल्ट ग्राउंड्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब गाइज आज के वीडियो में हम कन्वर्जन, इंसेनिटी एंड वेनरल डिजीज, ये 3 और ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे, फॉल्ट ग्राउंड्स को, जिनके बेसिस पे पिटिशन फॉर डिवोर्स इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द पिटिशनर. पिटिशनर कोई भी हो सकता है, आपको मैंने बताया. सेक्शन 13 क्लॉज 1 को हम डिस्कस करें तो इसमें पिटिशनर कोई भी हो सकता है, बी इट हस्बैंड और वाइफ, एज द केस में भी. लेकिन गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था थियोरीज ऑफ डिवोर्स में कि सबसे पहली थियोरी हुआ करती थी गिल्ट और ऑफेंस थियोरी, जिसके अंदर सबसे पहले एडल्ट्री आया था, उसके बाद क्रुएलिटी एंड डिसर्शन आया था. इज इट? क्रुएलिटी एंड डिसर्शन बाद में ऐड ऑन किए गए. लेकिन जब इंसेनिटी को धीरे धीरे केम टू बी रिगार्डेड एज येट अनदर ग्राउंड फॉर डिवोर्स, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इसको गिल्ट या ऑफेंस थियोरी का नाम देना बहुत ही अगली होगा, बहुत ही इनह्यूमेन होगा, गलत होगा. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इंसेनिटी इज अ मिसफॉर्च्यून, यानी कि जो इंसान इंसेन है उस दैट इज नॉट हिज मिस्टेक, वो उसकी ऑफेंस है, उसका गिल्ट नहीं है, वो एक मिसफॉर्च्यून है. इसीलिए उस थ्योरी को रिनेम किया गया था गिल्ट और ऑफेंस थ्योरी को रिनेम किया गया था इनटू फॉल्ट थ्योरी. हम फॉल्ट थ्योरी के ही ग्राउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी 3 ग्राउंड्स हमने डिस्कस किए. लेकिन गाइस मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हर एक वीडियो में कि वो सारे क्या है, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं. एडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड डिसर्शन और मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, और उन मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस का मैट्रिमोनियल रिलीफ है डिवोर्स. लेकिन इन द नटशेल कॉमन क्या है सभी में कि सारे फॉल्ट ग्राउंड्स हैं, लेकिन वो तीनों मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस भी हैं, क्योंकि पहले वो ऑफेंस और गिल्ट थ्योरी का पार्ट हुआ करते थे. लेकिन गाइज अब के बाद से जो भी हम ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे उनको मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस का नाम नहीं देंगे, क्योंकि ऑफेंस या गिल्ट थ्योरी का पार्ट ये वाले ग्राउंड्स नहीं थे. उसका पार्ट सिर्फ और सिर्फ वो 3 ग्राउंड्स थे, क्योंकि बाद में ये सारे ग्राउंड्स को ऐड ऑन किया गया. इसीलिए तो नीड लगी कि ऑफेंस और गिल्ट थ्योरी को रिनेम किया जाए इनटू फॉल्ट थ्योरी. क्योंकि गाइज जो इंसान वेनरल डिजीज को फेस करता है, ये क्या होती हैं चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस इंसान को वेनरल डिजीज है या जो इंसान इंसेन है, उस इंसान को कहना गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इज वेरी रॉन्ग. इट विल बी इनह्यूमेन एंड क्वाइट अगली. तो इसीलिए उसको रीनेम कर दिया गया था इनटू फॉल्ट थ्योरी. तो फॉल्ट थ्योरी के ग्राउंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो ये एक लिंक है मेरी प्रीवियस वीडियोस के साथ, जिसने नहीं देखी प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस आल्सो. एंड यस गाइज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 क्लॉज 1 को हम डिस्कस करें, जिसमें हमने सब क्लॉज 1 देखा था, देन 1A एंड 1B. आपको मैंने कहा था कि बैरक लेके बैठना, आपको समझ आएगी सीक्वेंस किस तरीके से हम रीड कर रहे हैं. उसके बाद गाइस टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन सेक्शन 13 क्लॉज 1 को ही डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके अंदर जो आई था ना, पार्ट आई, अब वो खत्म हो चुका है. पार्ट 2, 3 एंड 5 ऑफ विच पार्ट 4 हैज बीन ओमिटेड, वो ओमिट हो चुका है. तो 2, 3 एंड 5 इस तरीके से हम स्टडी करेंगे. सो गाइज अब उसके बाद का डिसर्शन के बाद का जो फॉल्ट ग्राउंड है वो है कन्वर्जन. अब गाइज यहाँ पे सपोज किसी भी स्पाउस ने, ईदर हस्बैंड और द वाइफ एज द केस में भी, अगर किसी ने भी कन्वर्जन करी है, कन्वर्जन का मतलब क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसका मतलब है कि आपने हिंदू रिलीजन को छोड़ दिया है. तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है फॉर द अदर पर्सन, जो इनोसेंट पार्टी है उसके लिए एक ग्राउंड बन जाता है टू क्लेम डिवोर्स. और मैंने आपको बताया फॉल्ट थ्योरी में कि देयर इज अ डायकोटमी और अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फॉल्ट एंड इनोसेंस. हर एक वीडियो में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू. एक पार्टी मस्ट बी गिल्टी of some matrimonial offense or there must be any fault ground established, और दूसरी पार्टी must be innocent. It means पार्टी वो वाली पार्टी नहीं होनी चाहिए who is responsible for the act or conduct or offense of the of the respondent. तो आप innocent हो तो आप इन ग्राउंड्स को क्लेम कर सकते हो अगर कोई भी ग्राउंड अवेलेबल है, राइट. अब गाइज यहाँ पे क्या, कन्वर्जन हो, इंसेनिटी हो या वेनरल डिसीज हो,
जिसमें इंसान यानी कि जो रिस्पोंडेंट है, जो भी गिल्टी होगा इस चीज़ का, गिल्टी इन द सेंस कि जो अगर ग्राउंड अवेलेबल है तो सामने वाली पार्टी को, पिटिशनर को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कन्वर्जन की, तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली लिखा है कि रिस्पोंडेंट हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन। ऑब्वियसली कन्वर्जन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मीन्स कि आपने हिंदू रिलीजन को छोड़ दिया और किसी और रिलीजन में कन्वर्जन कर लिया। बट गाइस अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इसमें 2 एसेंशियल रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहला, रिस्पोंडेंट हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज आपको मैंने एक चीज बताई थी मेरी बहुत प्रीवियस वीडियोस में, जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी हिंदू मैरिज एक्ट की, या फिर हमने जब सेक्शन 2 डिस्कस किया था, पर्सनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई इंसान हिंदुइज्म में बिलीव करता है या नहीं करता, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, आप हिंदू हो और तब तक हिंदू रहोगे जब तक आप हिंदू रिलीजन को रिनाउंस नहीं करोगे, अबंडन नहीं करोगे और कोई और रिलीजन को फॉलो नहीं करोगे। यू हैव गॉट टू अबंडन योर ओन हिंदू रिलीजन एंड यू हैव गॉट टू एम्ब्रेस सम अदर रिलीजन, तभी हम कहेंगे कि यू हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू। क्योंकि गाइस ये ना कि सीज्ड टू बी अ हिंदू, इस चीज़ का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू रिलीजन की एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। हिंदू रिलीजन ये बोलता है कि अ पर्सन मे नॉट बी एन अर्डेंट बिलीवर और फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, अ पर्सन मे नॉट बी रिलीजियस, अ पर्सन में बी एंटी रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और एथीस्ट। आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, हिंदू रिलीजन में होते हुए भी शायद आप हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव नहीं करते, यू माइट हैव नो फेथ इन हिंदुइज्म, you do not practice, profess or propagate Hinduism. It means in the nutshell कि you have deviated or departed yourself from central doctrines of Hinduism. हिंदू होते हुए जो आपको करना चाहिए आप नहीं करते, but just because by virtue of your birth in a Hindu community आप हिंदू हो और तब तक हिंदू रहोगे जब तक आप इसको अबंडन नहीं करोगे, इसको रिलिंक्विश नहीं करोगे, इसको नहीं छोड़ोगे and you embrace some other religion. अगर आप चाहते हो कि ये एक ग्राउंड बने फॉर डिवोर्स, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन को अबंडन करना इंपॉर्टेंट रिक्विजिट नहीं है। इसके साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू एम्ब्रेस सम अदर रिलीजन। यानी कि फॉर एग्जांपल एक हिंदू गर्ल है, उसको अगर इस्लाम रिलीजन में कन्वर्जन करनी है तो उसको किसी नॉन हिंदू फेथ में इन रियलिटी कन्वर्जन करनी होगी। अगर आप कहो कि मैं एक हिंदू हूँ, मेरी हिंदू फैमिली में बर्थ हुआ, लेकिन मेरा हिंदुइज्म में कोई बिलीफ नहीं है, ना ही मैं हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करता हूँ या करती हूँ, और जो भी सेंट्रल डॉक्ट्रीन्स है हिंदुइज्म की, जो एक हिंदू इंसान को करना चाहिए हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग, आप वो भी नहीं करते। इट मीन्स इन अ वे और दी अदर आपने हिंदू रिलीजन को अबंडन कर रखा है, आपने छोड़ रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू, क्योंकि हिंदू रिलीजन कहते हैं कि आप तब तक हिंदू हो जब तक आप किसी और रिलीजन को फॉलो नहीं करते। आपको इसको छोड़ के एम्ब्रेस करना होगा किसी और रिलीजन को, एंड वंस यू हैव एम्ब्रेस्ड अ नॉन हिंदू फेथ, यानी कि इधर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पारसी और ज्यू, आपको इनमें से किसी रिलीजन को अडॉप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू नहीं हो फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। सो आई विल रिपीट दिस थिंग दैट यू मे नॉट बी एन अर्डेंट बिलीवर और फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, you might not have any faith in Hinduism, in Hindu gods and goddesses, you might not profess, practice and propagate Hinduism. It means आप ठीक है, आप नॉन रिलीजियस हो सकते हो, कोई आपका भगवान नहीं, आप हिंदू रिलीजन में हो लेकिन फिर भी आप हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को नहीं मानते, यू आर एंटी रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और एथीस्ट। बट बाय वर्च्यू ऑफ योर बर्थ इन अ हिंदू फैमिली हम ये मान के चलेंगे कि आप पे हिंदू लॉज एप्लीकेबल होंगे, हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और तब तक होगा जब तक आप इसको अबंडन नहीं करोगे, इसको रिलिंक्विश नहीं करोगे और इसको छोड़ के किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस नहीं करोगे। और गाइस जिस रिलीजन को आप एम्ब्रेस करोगे, अडॉप्ट करोगे, वो रिलीजन एक नॉन हिंदू फेथ होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदू रिलीजन को छोड़ के आप सिखिज्म या बुद्धिज्म में चले गए, बिकॉज अगर आपको याद हो गाइस, हिंदूज की डेफिनेशन पर्सनल एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग हिंदू कौन होगा, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान हिंदू है तो वो हिंदू होगा, अगर वो जैन, सिख या बुद्धिस्ट है तब भी वो हिंदू होगा। इट मीन्स आपको नॉन हिंदू फेथ में कन्वर्जन करनी है, तभी आप क्या बनोगे, कन्वर्जन एक ग्राउंड बनेगा टू डिसॉल्व मैरिज। और गाइज ये नॉन हिंदू फेथ कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पारसी और ज्यू, ज़ोरास्ट्रियन। इट मीन्स गाइज एंड मोर ओवर जो आपने कन्वर्जन करी है गाइज, दैट कन्वर्जन शुड बी वैलिड इनफ। अगर वो कन्वर्जन भी पूरी तरीके से कन्वर्जन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि अभी भी आप हिंदू हो, ऑल्दो आपका विश्वास नहीं है हिंदुइज्म में, बट स्टिल आप हिंदू हो। वो जो कन्वर्जन करी, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, देयर सेरेमनीज एंड फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है ऑफ द रिलीजन विच यू सॉट कन्वर्जन टू, जिसमें आप कन्वर्जन चाहते हो, उनकी राइट्स, सेरेमनीज, रिक्विजिट्स, फॉर्मेलिटीज जितनी भी हैं आपको पूरी करनी है। जब एक वैलिड कन्वर्जन होगी
तभी हम मानेंगे कि यू हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू। बट जस्ट बिकॉज आपका फेथ नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुइज्म में रहते हुए जो मर्जी करो, यू नो माइट ईट बीफ एंड ऑल दीज थिंग्स, आप बहुत कुछ करो जो हिंदुइज्म नहीं कहता। हिंदुइज्म आपको नॉन वेजिटेरियन होने को नहीं बोलता, हमारे शास्त्र इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, बट स्टिल आप ऐसा सब कुछ करते जा रहे हो। अगर आप किसी और रिलीजन को एम्ब्रेस नहीं करोगे, इसको छोड़ के, तब तक आप हिंदू ही हो, और तब तक ये ग्राउंड नहीं बनेगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो आपको समझ आ गया कि यू हैव रिस्पोंडेंट हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन। सीज्ड टू बी अ हिंदू, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन इट इज रेलिवेंट, इट इज मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्जन ओनली। आपको कन्वर्ट करना है तभी इस चीज का मतलब है दैट यू हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू सम अदर रिलीजन एंड दैट टू अ नॉन हिंदू फेथ। ये चीज इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगा। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। उसके बाद गाइज हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज इंसेनिटी। इंसेनिटी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने अवॉइडेबल मैरिजेस के ग्राउंड में भी किया था इंसेनिटी। बट गाइज एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि अब आप कंफ्यूज मत होना कि इंसेनिटी यहाँ पे भी आ गया एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स और ये वहाँ पे भी था एज अ ग्राउंड फॉर वॉइडेबल मैरिज। तो मैंने आपको बताया था कि वॉइडेबल मैरिजेस में प्री मैरिज इंपेडिमेंट्स होते हैं। प्री मैरिज इंपेडिमेंट्स का मतलब होता है कि शादी से पहले के इंपेडिमेंट्स होते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो रिस्पोंडेंट है वो कौन है, इंसेन है, लेकिन ये देयर आफ्टर होते हैं। शादी के बाद अगर कोई इंसान इंसेन हुआ है उसको हम बोलते हैं एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अब गाइज ये क्या कहता है हमारा सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3, ये क्या बोलता है इंसेनिटी के बारे में? क्या बोलता है कि रिस्पोंडेंट हैज बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। सबसे पहली बात जो आपकी इंसेनिटी है which is nothing but unsoundness of mind. You are not sound at mind. आपको अपने अच्छे भले का नहीं समझ आता. It means you are unable to take rational judgments so as to protect your own interests. That can be termed as insanity. अब गाइज ये बोलते हैं कि insanity should be incurable. पहली बात वो incurable होना चाहिए. Just like impotency, मैंने आपको बताया था कि impotency should be incurable. अगर इम्पोटेंसी ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी के साथ अगर आप जाते हो तो आप ठीक हो सकते हो, तो वो एक ग्राउंड नहीं है टू एनॉल अवॉइडेबल मैरिज। इम्पोटेंसी भी इनक्योरेबल होनी चाहिए, उसी तरीके से इंसेनिटी भी इनक्योरेबल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट लिखा है कि रिस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। वो इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड है या फिर उसको एक मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर का गाइज मतलब क्या होता है? मेंटल इलनेस, लैक और अरेस्टेड ब्रेन डेवलपमेंट। अगर किसी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई राइट फ्रॉम चाइल्डहुड तो उसको आप क्या बोल सकते हो? अरेस्टेड ब्रेन डेवलपमेंट और लैक ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट वो कौन होगा? एक इंसेन पर्सन होगा या ल्यूनेटिक पर्सन होगा। तो वहां पे भी मेंटल डिसऑर्डर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, अ काइंड ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी। और वो इस एक्सटेंट तक की है, मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर इस हद तक का है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिस्पोंडेंट टू लिव विद द पिटिशनर। पिटिशनर को नहीं कहा जा सकता कि आप रिस्पोंडेंट के साथ रहो, क्योंकि गाइस रिस्पोंडेंट कौन है? कंटिन्यूअसली बार बार या इंटरमिटेंटली उसको क्या आते हैं? रिकरेंट अटैक्स आते हैं इंसेनिटी के। अब गाइस फॉर एग्जांपल गर्ल इज इंसेन, यानी कि वो इंसेनिटी के ग्राउंड को पूरा करती है, उसकी इंसेनिटी जो है वो इनक्योरेबल है, शी इज अनसाउंड एट माइंड एंड दैट टू इनक्योरेबल। मोरओवर उसको एक मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, जो या तो कंटिन्यूअस रहती है पूरा साल भर या इंटरमिटेंटली बीच बीच में उसको प्रॉब्लम आती है ऑफ इंसेनिटी, रिकरेंट अटैक्स आते हैं ऑफ इंसेनिटी इंटरमिटेंटली। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस लेडी को कि वो अपनी कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को, कॉन्जुगल ड्यूटीज को पूरा करेगी, या फिर वो अपने चिल्ड्रन को प्रोक्रिएट कर पाएगी और उनको अच्छे से ग्रो अप कर पाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस केस में जो पिटिशनर होगा, जो इनोसेंट पार्टी होगा, वो इस चीज को ग्राउंड बना सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। क्योंकि गाइस ये ग्राउंड ही क्या लिखा है कि ऐसा लिखा है कि रिस्पोंडेंट इज इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर इंटरमिटेंटली हो या कंटिन्यूअसली वो फर्क नहीं पड़ता, बट मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट so as to be not possible for the petitioner to cohabit with the respondent। हम उसको नहीं बोल सकते कि आप अपने पार्टनर के साथ कोहाबिट करो, क्योंकि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी हैप्पी मैरिड लाइफ को लीड करना इज अ बिट ऑफ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, तो इट विल फॉर्म अ ग्राउंड। मोरओवर गाइस, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये जो आपकी इंसेनिटी है इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, देयर इज नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड, इट कैन बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया डिजर्शन में कि इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, कम से कम 2 साल का डिजर्शन कंटिन्यूअसली होना चाहिए। लेकिन इंसेनिटी का कोई टाइम पीरियड हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, हाउएवर ब्रीफ, जितना मर्जी कम हो, लेकिन अगर वो इंसेन है तो वो है। और किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बताया, इनक्योरेबल होना चाहिए या फिर मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच एन एक्सटेंट, बहुत हद तक का होना चाहिए मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी जो क्योरेबल नहीं है। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से ये ग्राउंड्स बनते हैं
डिवोर्स के, ये फॉल्ट ग्राउंड्स हैं, ये फॉल्ट्स हैं बेसिकली रिस्पोंडेंट में। उसके बाद गाइज वी हैव येट अनदर ग्राउंड विच इज वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज का मतलब क्या होता है गाइज? बेसिकली वेनरल डिजीज इज एन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसको आप बोलते हो वेनरल डिजीज। ग्राउंड क्या कहता है कि रिस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो जो वेनरल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो एक कम्युनिकेबल फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो ग्राउंड बनेगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब गाइज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है HIV पॉजिटिव। जो इंसान को HIV है, एड्स आपने सुनी होगी ये बीमारी, तो वो क्या है? वेनरल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। तो अगर आपके स्पाउस को, बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे गाइस जो पिटिशनर है कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। उसको मैं नहीं बोल सकते कि आप रिस्पोंडेंट के साथ कोहैबिट करो, बिकॉज नॉर्मल हैप्पी मैरिड लाइफ लीड करना इज इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या होगा फिर? ये ग्राउंड बनेगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर स्पाउस चाहता है। तो पहली बात वो वेनरल डिजीज होगा और वो कम्युनिकेबल फॉर्म में होगा। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अगैन वेनरल डिजीज की क्या ड्यूरेशन है वो फर्क नहीं पड़ता, पिछले कितने सालों से वो फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर ब्रीफ, अगर आपको वेनरल डिजीज है तो इट विल फॉर्म अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब गाइस बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाली पार्टी को नहीं पता था आई एम सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज, और आपने क्या किया? दो बिकॉज इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेबलनेस, कम्युनिकेबल था तो सामने वाले को, आपने अपने स्पाउस को भी इन्फेक्ट कर दिया विद दैट डिजीज। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर सामने वाला स्पाउस जो इनोसेंट पार्टी थी, अगर वो कोर्ट में जाती है तो उस पार्टी को आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि इट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड इनोसेंटली। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा वेनरल डिजीज इज क्योरेबल। इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड वेनरल डिजीज में कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो क्योरेबल है या इनक्योरेबल है, या यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट इनोसेंटली, या आपने जानबूझ के इंटेंशनली किया था। क्योंकि आपकी तरफ से वेनरल डिजीज हुआ है, सामने वाली पार्टी का नुकसान हुआ, तो इनोसेंट पार्टी को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड इट विल बी नो डिफेंस कि वो इनोसेंटली चला गया, इनोसेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया सामने वाली पार्टी को, या ये तो क्योरेबल है। क्योरेबल या इनक्योरेबल हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसैनिटी इनक्योरेबल होनी चाहिए जो क्योर नहीं हो सकती, तभी वो ग्राउंड बनेगा। मोरोवर गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे वेनरल डिजीज में कि यहाँ ऐसा लिखा है कि रिस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ वेनरल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसे नहीं लिखा कि पिटिशनर से ये कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइज पिटिशनर जो पिटिशन लेके कोर्ट में गया उसी की तरफ से ये डिजीज कम्युनिकेट हुआ था, तो डू यू थिंक कि उसको पिटिशन फाइल करने का एक कॉज ऑफ एक्शन होगा? नहीं होगा। इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, रिस्पोंडेंट की तरफ से पिटिशनर को जाता है ये डिसीज या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे इट फॉर्म्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। व्हाट इफ गाइस पिटिशनर को ये प्रॉब्लम हो, उसको एक वेनरल डिजीज हो इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म, जिससे उसने रिस्पोंडेंट को क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ये डिसीज, और खुद ही वो कोर्ट में चले जाता है कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जबकि वो खुद ही वॉज समबडी हु वॉज इन्फेक्टेड विद इट और उसने सामने वाले को भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे ऑब्वियसली पिटिशनर विल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया कि दिस इज अ काइंड ऑफ बार टू अ मैट्रिमोनियल रिलीफ। मैट्रिमोनियल रिलीफ क्या है? डिवोर्स इज अ मैट्रिमोनियल रिलीफ, और उसको एक बार लग जाता है। बार मीन्स आप नहीं उस रिलीफ को क्लेम कर सकते। क्यों? इट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर कॉज ऑफ एक्शन। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की गलती थी। यहाँ पे पिटिशनर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। उसे पता है कि ही इज समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज, और वो इस चीज का जो आप कह सकते हो क्लेम है वो रिस्पोंडेंट पे नहीं डाल सकता कि उससे मुझे ट्रांसमिट हुआ। यहाँ पे दीज आर बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ। तो आपने सुना होगा वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी हिमसेल्फ। ये वो चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो तो आपको पहले न्याय करना होगा। ही कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ रेड हैंडेडली, यानी कि गलती आपकी और आप ही क्लेम करने जा रहे हो रिलीफ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। So, because these are bars to matrimonial relief, जिसको हम सेक्शन 23 में भी डिस्कस करेंगे। टाइम एंड अगेन रिपीटेडली बार बार मैं अपनी वीडियोस में थोड़ी थोड़ी रेफरेंस देती रहती हूँ सेक्शन 23 की, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी है, bars to matrimonial relief. So guys, I'll be coming up with more grounds very soon, fault grounds very soon. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.